न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। So our first property is nuclear spin. The total angular momentum of a nucleus is represented by the symbol I and is called its nuclear spin or intrinsic spin. Basically होता क्या है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्लियर? न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये स्पिन करते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के दौरान इनके पास क्या प्रोड्यूस्ड होता है, दे प्रोड्यूस्ड एंगुलर मोमेंटम। और वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन और इंट्रिंसिक स्पिन। तो उसका जो फॉर्मूला जो हम बेसिकली कंसीडर करते हैं दैट इज, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो I इज इक्वल टू I इंटू I प्लस 1 अंडर द रूट H कट। क्लियर? ये क्या है, बेसिकली किसी भी एटॉमिक पार्टिकल के लिए, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए स्पिन निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए हमें क्या निकालना, अगर स्पिन निकालनी है तो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब एग्जाम में जो आपको लिखना है दैट इज, कुछ प्रॉपर्टीज है कि स्पिन होती क्या है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। ये आप देख चुके हो पीछे वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे लिख देती हूँ I इज इक्वल टू I इंटू I प्लस 1 एच कट अंडर द रूट। क्लियर? तो जो I की जो वैल्यू है वो क्या है, स्पिन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एच कट का। एच क्या है यहाँ पे आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। इफ बोथ जेड एंड ए आर इवन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि हम स्पिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जेड क्या होता है आपके पास, दैट इज एटॉमिक मास। ए क्या हो गया आपके पास, एटॉमिक नंबर। ठीक है? इफ बोथ ए एंड जेड आर इवन देन द वैल्यू ऑफ आई इन द ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज 0। ठीक है? अगर हम, चलो इसमें देखते हैं, एक चीज देखते हैं। क्लियर? तो I इज इक्वल टू I इंटू आई प्लस एच कट। अगर हम देखो कोई भी, अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम एलिमेंट को ऐसे दिखाते हैं एक्स ए इंटू जेड। ठीक है? तो अगर एलिमेंट में यहाँ भी इवन है और यहाँ भी इवन है, सिंपली अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में यहाँ 8 होता है, यहाँ 16 होता है। क्लियर? तो ये भी इवन है आपके पास, ए भी इवन है और जेड भी इवन है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों यहाँ पर इवन है। तो ऑक्सीजन की स्पिन क्या होगी, हमेशा 0 होगी। पेपर में आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट कैलकुलेट द स्पिन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन से सिंस बोथ जेड एंड ए आर इवन, सो द वैल्यू ऑफ, सो द स्पिन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 0। अब अगर हम बात करते हैं ओड ओड न्यूक्लियाई की, ओड ओड न्यूक्लियाई का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ओड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ओड है, तो उनकी जो स्पिन होगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होगी। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक नाइट्रोजन का केस, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन का केस क्या होता है, 7 इंटू 14। ये तो ओड और इवन हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 7 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने बच गए, 14 माइनस 7। ठीक है? और ए की वैल्यू क्या है, ए आपके पास, एंड हेंस हैविंग इवन ए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके पास 7 है, ओड है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ओड है। तो नाइट्रोजन की जो स्पिन होगी वो हमेशा इंटीग्रल होगी आई की। और अगर हम बात करते हैं ओड और इवन न्यूक्लियाई की, ओड और इवन न्यूक्लियाई में हमारे पास दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आता है
ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऑड और इवन का केस हो गया, ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास आता है कि प्रोटॉन्स तो इवन नंबर है लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी इवन और ऑड का केस आ गया। उस केस में क्या होगा कि जो स्पिन की वैल्यू होगी वो आपके पास लाइक रहेगी एच कट और एच कट बाय 2 और 9 एच कट बाय 2 से, मतलब एच कट बाय 2, 3 एच कट बाय 2, 5 एच कट बाय 2, 9 एच, इस तरीके से। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक अबाउट द न्यूक्लियर स्पिन। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मास की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज न्यूक्लियर मास। ये कहते हैं कि जो मास है न्यूक्लियस का बेसिकली वो किस चीज से बना हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस एटम जो बना हुआ है हमारे पास। एटम में बेसिकली क्या आता है हमारे पास, मास ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे हम लिख देते हैं एटम का मास। एटम मास इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस में, तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा लेस देन होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि जो एटम का जो मास होगा दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? और जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है इसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियर मास is measured in AMU, that is atomic mass unit, and 1 AMU is equal to 1.66 into 10 is to power minus 27 kg. क्लियर? तो न्यूक्लियर मास का जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर मास, उसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, so we neglect the mass of electron, hence the atomic mass or nuclear mass is defined as the atomic mass. Nuclear mass is equal to atomic mass of an element and it is measured in AMU, one atomic mass unit. Clear? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का मतलब है कि हमें ये बताना है कि जो न्यूक्लियस है हमारा उसका साइज कितना है। तो बेसिकली देखिए न्यूक्लियर को हमने क्या माना था, न्यूक्लियस या एटम है जो हम उसको क्या मानते हैं, एक स्फेरिकल मानते हैं। तो उसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पे। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम मास को कैलकुलेट करेंगे, इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे पहले जो न्यूक्लियर साइज था, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज was explained by Rutherford and its team using alpha particle scattering experiment. Now volume of nucleus that is V is proportional to
एटॉमिक नंबर ए, और वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है न्यूक्लियस स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये सारी चीजें क्या है, ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू, r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो फॉर्मूला जो हमारे पास आता है दैट इज r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यूक्लियर साइज। तो यहाँ से आप न्यूक्लियर साइज को पता कर सकते हो, वेयर r नॉट इज constant in its values varies from 1.2 to 1.6 फर्मी। और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। तो अब एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आता है सिंपल प्रॉपर्टी ही आती है, एक आधी बार वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि आपको जैसे उसने एल्यूमिनियम दे दिया है, कुछ दे दिया, उसका रेडियस पूछ लिया, दूसरे का रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक नंबर आपको वहां से पता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। The quantity which describes both mass and size, कि जो मास और साइज दोनों के बारे में बताए, ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियन मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू जितने उसमें न्यूक्लियन है इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, आर क्या है, रेडियस है। अब हमें पता है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस हमने पहले कैलकुलेट किया था, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 आया था। एटॉमिक मास जो हमने एएमयू को केजी में कन्वर्ट किया था इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले में क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब कैसे रिलेट है हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम यहां से देखें तो आर क्यूब क्या आ जाएगा, आर नॉट क्यूब की पावर ए इंटू ए। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो अब यहाँ से होगा क्या, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो रो की वैल्यू आ गई आपके पास दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल दी न्यूक्लियाइड्स। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें से कई बार वो ये पूछ लेता है न्यूमेरिकल में, वो आपको ये कहेगा कि जो डेंसिटी है ऑक्सीजन की वो आपको कोई वैल्यू दे देगा कि उसकी डेंसिटी ये है और आपको नाइट्रोजन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर।
तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चाहे वो ऑक्सीजन की पूछे, चाहे वो नाइट्रोजन की पूछे, चाहे वो कार्बन की पूछे, डेंसिटी सबकी सेम होती है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस सारे को, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.97 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। सपोज करो वो पेपर में आपसे पूछ लेता है दैट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज given as 2.97 into 10⁻17 kg per meter cube, and radius of nitrogen nucleus is given by 0.5 into 10⁻⁻14 meter. Find the density of nitrogen. ठीक है, पजल करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो आपको आंसर में इसमें लिखना है सिंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is constant or same for all the nuclides, therefore density for oxygen is equal to density for nitrogen is equal to 2.97 into 10⁻17 kg per meter cube। क्योंकि जब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे आर कहीं पे भी नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स कि डेंसिटी आर पे डिपेंड ही नहीं करती। डेंसिटी ना तो मास पे डिपेंड करती है, ना एटॉमिक मास पे, ना नंबर पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है।